हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, हम लेक्सिकन 2023 का एडिशन जो था फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड उसे कंटिन्यू कर रहे थे और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इसके चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5। चैप्टर का नाम वही रहेगा, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। काफ़ी बड़ा है, कई सारे पार्ट्स में होगा ये, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा भाई। चलो, अभी हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चीज़ों को समझेंगे एथिकल स्टैंडर्ड्स से। क्लियर है? क्या है भैया कहानी, चलो समझाई जाए आपको। तो बात ऐसी है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनको समझना इतना मुश्किल क्यों होता है। अब एथिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं ये हम अभी आपको पढ़ाते आ रहे हैं और समझाते आ रहे हैं ना, कि हम क्या कहें, ये क्या चीज़ है, किस बेसिस पे आप समझोगे कि हम एथिकल काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, है ना, जो सब सारी चीज़ समझो। तो अब कि भाई ये एथिकल स्टैंडर्ड्स का पता लगाना इतना मुश्किल क्यों है, तो इसके सामने वजह दो प्रॉब्लम आती हैं, दो समस्याएं सामने आती हैं जब हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं। पहली समस्या तो ये आती है कि भाई साहब हम किस बेस पे अपना एथिकल स्टैंडर्ड रखें, है ना। मतलब कहते नहीं है भैया तुम ये किस बेस पे बात बोल रहे हो, हाँ, तो किस बेस पे हम जो है इसका स्तर क्या रहेगा एथिकल स्टैंडर्ड रखने का। और दूसरा है ना, किस पे हम बनाएं, पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई किस तरह से हम उन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सिचुएशन में जब हम फेस करें। भाई एक चीज़ तो ये हो गई कि किस बेसिस पे हम इन एथिकल स्टैंडर्ड को बनाएं, और दूसरा कि जब हमारे सामने कोई मुसीबत आएगी तो हम उसको किस तरह से उन स्टैंडर्ड्स को वहाँ पे यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हमारा एथिक्स किसी फीलिंग पे, इमोशन पे, रिलीजन पे, लॉ पे, या जो सोशल प्रैक्टिस समाज एक्सेप्ट करता है उस पे, या साइंस पे अगर नहीं बेस्ड है तो फिर किस पे बेस्ड है, बात आती है। तो फिर किस पे बेस्ड है, क्योंकि ये सारी बातें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एथिक्स ये नहीं है वो नहीं है ना, तो फिर किस पे बेस्ड है। अभी आप जब चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आओगे तो आपको क्लियर रहेगा, अचानक से इसमें कूद जाओगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखो, बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे एथीस्ट ने हमें मदद करी है इस सवाल का जवाब देने में, और इन्होंने कम से कम 5 अलग अलग सोर्सेज बताए हैं कि जिस तरीके से हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। आओ समझ लें वो 5 सोर्सेज क्या हैं। बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले आता है यूटिलिटेरियन अप्रोच, फिर आता है राइट्स अप्रोच। सब मैं एक्सप्लेन करूँगी बिल्कुल आराम से, सुकून से, ना मैं भाग रही हूँ ना आप भागिएगा। तो द राइट्स अप्रोच, इसके बाद आता है द फेयरनेस या जस्टिस अप्रोच, हाँ, फिर आता है द कॉमन गुड अप्रोच, और लास्ट में आता है द वर्च्यू अप्रोच। आओ चलो आपको लेके चलती हूँ, एक एक जो है संसार में समझाती हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है द यूटिलिटेरियन अप्रोच। अब ये क्या है? देखिए, कुछ एथिस्ट ये कहते हैं कि जो एथिकल एक्शन है ये एक ऐसी चीज़ हो गई जो हमें प्रोवाइड करती है मोस्ट गुड एंड डज द लीस्ट हार्म। समझो, हमने कोई ऐसा कर्म करा, एथिकल कर्म करा, जिससे अच्छाई ज़्यादा हुई और कम से कम खराबी हुई। समझ रहे हैं बात को, कि हमारे द्वारा किए गए उस एथिकल कर्म से अच्छा ज़्यादा हुआ और बुरा बहुत कम हुआ। समझ रहे हो? तो इसको और तरह समझो कि जिससे प्रोड्यूस हुआ बैलेंस ऑफ गुड ओवर हार्म, मतलब हार्म जो है वो बहुत ही कम हुआ और गुड अच्छा हुआ। ठीक है ना, आप समझिए इस बात को। तो जो एथिकल कोऑपरेट एक्शन है, देन इट इज द वन दैट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट गुड एंड डज द लीस्ट हार्म फॉर ऑल दोज हु अफेक्टेड, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। हमने किसी भी व्यक्ति के साथ, चीज़ों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, जो भी लोग जुड़े हैं, कम्युनिटी जुड़ी है, इन्वायरमेंट जुड़ा है, हमने जो भी कर्म करा, एथिकल कर्म करा, उससे क्या हुआ कि अच्छा तो बहुत हुआ, बुरा अगर कंपैरिजन देखें तो हार्म बहुत कम हुआ और फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसको हम ले लेंगे इस अप्रोच में, इसे हम कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। अब देखिए, एथिकल वॉरफेयर बैलेंस करता है एक अच्छी अचीवमेंट, गुड अचीवमेंट को इन एंडिंग टेररिज्म, और हार्म क्या होता है देखो समझो। अब मैं इसको ऐसे समझो कि जैसे एथिकल वॉरफेयर है,
दंगा हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो इससे क्या हुआ कि इससे जो अच्छाई है वो ज़्यादा हमने पाई, है ना, दुश्मनों को, टेररिस्टों को ख़त्म किया। और क्या हुआ, अब इसमें हो सकता है कि थोड़ी बिल्डिंगें टूट जाएं या थोड़ा लोगों को अपनी जो है शहीद होना पड़े, तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें होंगी, तो हार्म बहुत कम हुआ लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। तो जो अप्रोच है वो डील करती है कॉन्सिक्वेंसेस से, कोशिश करती है कि अच्छा से अच्छा ज़्यादा हो और कम से कम हार्म हो। तो इतना समझिए आप कि क्या होती है ये यूटिलिटेरियन अप्रोच। अगर समझ आ रहा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पहले बता रही हूँ मैं। अच्छा, दूसरी आती है द राइट्स अप्रोच। राइट्स अप्रोच क्या है? देखिए, कुछ और भी फिलोसफर्स रहे, एथिस्ट रहे, उन्होंने ये सजेस्ट करा कि एथिकल एक्शन तब बढ़िया होगा जब ये अच्छी तरह से प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट करे मॉरल राइट्स को उन सारे लोगों के जो अफेक्ट हो रहे हैं। समझे? देखो, हमने कोई कर्म करा, एथिकल कर्म करा, और ये जो व्यक्ति हैं जो हमारे द्वारा किए गए कर्म एक्शन से, है ना, अफेक्ट हो रहे हैं, इन सभी व्यक्तियों का मॉरल राइट प्रोटेक्ट रहना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो ये अप्रोच शुरू होती है इस बिलीव से कि ह्यूमंस के पास भी डिग्निटी है, उनका भी आत्मसम्मान है, इज्जत है, उनका ह्यूमन नेचर पे बेस करके इस बात को, और वो भी आज़ादी से चूज़ कर सकते हैं जो वो चाहें, जिस तरह से वो जीना चाहें। ठीक है, इस अप्रोच पे ये बेस्ड है। राइट्स अप्रोच जो है वो कहती है कि जो व्यक्ति है वो आज़ाद है, वो जैसे जीना चाहता है या जो चीज़ें चूज़ करना चाहता है वो आराम से कर सकता है, और इसी डिग्निटी के बेसिस पे इनके पास ये हक होता है कि इनको एक एंड्स की तरह ट्रीट करा जाए, ना कि मीन्स की तरह। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोच कहती है कि भैया, अगर तुम्हें जनता के साथ, समाज के साथ, किसी के साथ यहाँ पे कोई कर्म करना है तो इनको एंड्स की तरह यूज़ करो। एंड्स की तरह मतलब कि इनके लिए चीज़ करनी है, ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ और करना है और इनको तुम इनका फ़ायदा उठा के उस वहाँ तक पहुँच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आई? तो जो लिस्ट है मॉरल राइट, आप कह रहे हैं ना कि मॉरल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट रहने चाहिए व्यक्तियों के, तो कैसे मॉरल राइट्स? कि मॉरल राइट्स ये कि एक व्यक्ति अपनी मर्जी से चीज़ें चूज़ कर सके, जिस तरह की वो ज़िंदगी चाहे वो जी सके, उसको हर सच्चाई का पता हो जो आप करने जा रहे हो, ठीक है, उसको किसी तरीके का खतरा ना हो, उसकी प्राइवेसी की इज्जत करी जाए, और यही सारी बातें हैं। हालांकि बहुत सारी डिबेट होती है इस बात को लेके। कुछ ये कहते हैं कि नॉन ह्यूमंस के पास भी राइट होते हैं, तो आप ह्यूमंस को ही क्यों लेके आते हो बीच में? ठीक है, तो ये कहा जाता है कि राइट जो है वो ड्यूटीज़ के साथ आते हैं। तो ड्यूटी जो है, द ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स, ड्यूटी भी है इनकी कि भैया ये भी दूसरे की राइट्स को रिस्पेक्ट करें। तो ये सारी बातें आती हैं अपने राइट्स अप्रोच के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई राइट्स अप्रोच क्या है? चलो तीसरी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। ये आती है फेयरनेस या जस्टिस अप्रोच। ये क्या है भैया? देखो, एरिस्टोटल और दूसरे कुछ ग्रीक फिलोसफर्स ने भी इस आइडिया में अपना अपना सहयोग दिया है कि सारे इक्वल्स जो हैं उनको इक्वली ट्रीट करा जाए, जो समान जैसे हैं, जो भी एक समान आते हैं, एक समान व्यक्ति आते हैं, या एक पर्टिकुलर स्पीशी के अंदर या जो भी आते हैं, उन सबको समानता से ही डील करा जाना चाहिए। आज के टाइम पे हम ये कहते हैं कि हमारे एथिकल जो भी कर्म हो वो ह्यूमन बींग से, जैसे तो आप भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, अमीर गरीब फलाना पकड़, उससे कोई मतलब नहीं। ह्यूमंस हैं तो उनको सभी ह्यूमंस को इक्वली एक समान डील करना चाहिए। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? और अगर आप अनइक्वली डील कर रहे हो, मतलब कुछ लोगों को जो है असमान तरीके से देख रहे हो, तो इतना समझ लो कि जो भी आप कर रहे हो वो आप कोई वजह हो। जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मानो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो सभी लोग जो उस तरह से काम कर रहे हैं सबको एक समान आप डील कर रहे हो, ठीक। लेकिन अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी मेहनत ज़्यादा है, तो उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा इंसेंटिव वगैरह दे रहे हो या अच्छे से फेयरली ट्रीट कर रहे हो, तो ये एक अलग की बात हो गई, है ना। बट इसके लिए भी एक सवाल उठता है। अब एक क्या सवाल उठता है कि भैया अगर आप कह रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं ऐसे डील करें, सब करें, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऊपर के सीईओ होते हैं उनकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा होती है, 100 गुना ज़्यादा होती है उस व्यक्ति से जो मेन काम करके मेहनत करके दे रहा है ना। तो ये सारी सवाल उठा करते हैं
हाँ, लेकिन वो डिबेट का कारण है। फिलहाल हम समझ गए क्या होता है कि फेयरनेस या जस्टिस अप्रोच क्या है, कि सबके साथ न्याय हो, सब एक समान फेयर तरीके से डील करे जाए। अच्छा, नेक्स्ट आती है द कॉमन गुड अप्रोच। ये क्या है? देखो भैया, ग्रीक फिलोसफर्स ने एक चीज़ में और कंट्रीब्यूट करा इस नोशन में कि लाइफ जो है इस कम्युनिटी के अंदर ये खुद में बहुत अच्छी है, और हमारे द्वारा किया गया कोई भी एक्शन, कोई भी कर्म, वो सिर्फ उस लाइफ में कंट्रीब्यूशन दे, वहाँ से कुछ निकाल ना ले। ये अप्रोच ये कहती है कि सोसाइटी के अंदर सभी रिश्ते एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हमें एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करके, रिस्पेक्ट करके उसे लेके चलना है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिस्की हैं, वल्नरेबल हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास, इसको आप हिंदी में ऐसे समझ लो, समझ आएगा आपको। हाँ, ये कहती है कि जो है या ऐसी कॉमन कंडीशंस हों जो बहुत ज़रूरी होती हैं हर एक व्यक्ति के वेलफेयर के लिए। तो ये चाहे कोई लॉ आप बनाओ, चाहे कोई अच्छी पुलिस हो, चाहे फेयर डिपार्टमेंट हो, हेल्थ केयर हो, पब्लिक एजुकेशनल सिस्टम हो, इवन पब्लिक रिक्रिएशनल एरियाज़ भी, सब कुछ इस कॉमन गुड अप्रोच के अंदर आता है। और लास्ट में आता है मेरे प्यारे साथियों द वर्च्यू अप्रोच। ये क्या है? देखिए, बहुत ही एशियंट, बहुत ही पुरानी है ये एथिक्स को लेके। वो है एथिकल एक्शंस ought to be consistent with certain ideal virtues that provide for the full development of our humanity। देखो, हमारे द्वारा किए गए एथिकल कोई भी एक्शन, कोई भी कर्म इस तरह के हों, उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बहुत पहले से ही रखी गई हैं जिन के माध्यम से हमारी पूरी जो है मानवता का, ह्यूमैनिटी का अच्छा विकास, अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हो गई ना, वो इकट्ठा होती जाती हैं हमारे द्वारा करे गए कर्मों से, हमारी आदतों से। कि ऐसा काम करो कि भाई हमारे चरित्र का, हमारे कैरेक्टर का सबसे उच्च भाग हम दिखा सकें ऑन बिहाफ ऑफ वर्च्यूज़, जैसे कि लाइक अ ट्रूथ, ब्यूटी। तो ये सब हम आपको पहले बता चुके, ट्रूथ ब्यूटी क्या है, ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन, जेनरॉसिटी, टॉलरेंस, लव, फिडिलिटी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, प्रूडेंस, ये सारे एग्जाम्पल हैं वर्च्यूज़ के। वर्च्यूज़ वगैरह क्या है साथियों, चैप्टर 1, 2 सब पढ़ते हुए आइएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो वर्च्यू एथिक्स कहती है कोई ऐसा कर्म करो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन विल आई बिकम इफ आई डू दिस। अगर मैं ये ऐसे समझो, जब भी आप कोई काम करने जाओ तो ये सोचो कि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो इससे मैं कैसा व्यक्ति बनूंगा, क्या मैं अच्छा बनूंगा, हाँ, क्या ये करे गया, अगर मैं ये कर्म करता रहूँगा तो क्या इससे रिजल्ट क्या आएगा, क्या ये मेरे हित के लिए है या मेरे अनहित के लिए है। ठीक है, तो ये आ गई वर्च्यू अप्रोच। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, समझ में आ गया साथियों। जिन्होंने लाइक नहीं करा है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है, बट ये है कि आप लोगों के लिए कुछ भी जान हाजिर है। चलो भैया, पुटिंग द अप्रोचेस टुगेदर, आओ समझा जाए क्या है पुटिंग द अप्रोचेस टुगेदर। इतनी अप्रोच मैंने बताई अलग अलग, अब इन सबको रख लो भैया एक साथ। हाँ, तो हर एक अप्रोच हमें मदद करती है इस बात का पता लगाने में कि क्या आखिरकार एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हुआ, हमें किस तरीके से बिहेव करना है जो हम एथिकल बिहेवियर हमारा माना जाए। तो यहाँ पे लेकिन अभी भी कुछ दिक्कतें हैं जिनका सॉल्व होना बाकी है। जैसे पहली दिक्कत तो ये है कि हो सकता है कि हम कुछ स्पेसिफिक अप्रोचेस से ना माने, वित्तीय तरह के अप्रोचेस हो सकता है हम उसके खिलाफ कोई डिबेट करें। हो सकता है कि सेम तरीके से सभी ह्यूमंस को ना डील करा जाए, सिविल राइट्स को उनके। हो सकता है हम इस बात पे अग्री ना करें कि क्या होता है भैया कॉमन गुड। जैसे मैंने बताया कॉमन गुड अप्रोच क्या है भैया, सबके लिए अच्छा, सबका साथ सबका विकास क्या है भैया। हाँ, हम हो सकता है कि इस बात पे अग्री ना करें कि क्या सही है क्या गलत है। हम कहते हैं ना कि ग्रेटेस्ट गुड हो लीस्ट हार्म हो, तो ग्रेटेस्ट गुड हो सकता है कि आपकी नज़र में ग्रेटेस्ट गुड कुछ और हो, मेरी नज़र में कुछ और हो। तो पहली दिक्कत तो ये आ जाएगी इन सारी अप्रोचेस को एक साथ रखने में। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग अप्रोचेस हो सकता है इस सवाल का जवाब ना दे पा रही हूँ कि व्हाट इज़ एथिकल, एथिकल चीज़ क्या है, इस बारे में शायद ये ना बता पा रही हूँ। सेम तरीके से हर एक अप्रोच एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तो देती है जो बताता है कि क्या एथिकल है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में, कि इस सिचुएशन में क्या चीज़ एथिकल है क्या चीज़ नहीं है। ये चीज़ तो चलो पता चल रही है ना। और लेकिन हो सकता है कि अलग अलग सिचुएशन हो, अलग अलग डिफरेंट अप्रोचेस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग आंसर दे दें, है ना। 5 तरह की अप्रोच है। तो इन सब
सब अप्रोचेस को साथ में रखने में कुछ दिक्कतें सामने आती हैं। तो अब बात आती है कि मैम ये तो आप मुझे बता रहे हो, लेकिन विश्व भर में ग्लोबल स्टैंडर्ड कुछ तो होगा ना भाई एथिकल बिहेवियर का, कि हम इसको मानेंगे कि हाँ ये एथिकल बिहेवियर है हमारा। तो देखो अब इस यहाँ से जो है हम एक नॉर्मल स्लाइड लेते हैं, और काफ़ी देर तक तो हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे क्योंकि हमारी 2 स्लाइड मिस हो गई हैं, उसके बाद फिर मेकिंग डिसीजंस की बनी है। ठीक है, तो अब एक सवाल क्या उठता है कि आखिरकार भैया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं एथिकल बिहेवियर के। तो देखिए हम सब ने एथिक्स को समझा है इस जो है कॉन्टेक्स्ट में, हमारे पर्टिकुलर कल्चर को लेके, हमारे कल्चर में ये चीज़ सही है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम समझते हैं, इस तरीके से हम बिहेव करते हैं। तो जैसे मानो कि जो हैरम हुआ करते थे, ठीक है, अभी जहाँ पे जानते थे आप कि यहाँ पे मुस्लिम्स के यहाँ भाई लेडीज़ें रहती थी, तो ये पॉपुलर कल्चर है इस्लामिक कंट्रीज़ में, जैसे टर्की में है, सऊदी अरेबिया में है, इजिप्ट में है ना। बट जैसे हमारी इंडिया जैसी कंट्रीज़ हो गई, यूएस जैसी हो गई, तो ये माना जाता है कि लीगल चीज़ है ये। तो कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी में एक इंडियन आदमी मान लो है, तो उसका अगर मानो कि एक रिलेशनशिप है किसी औरत के साथ में, या दूसरे अदर दैन हिज लीगली वेडिड वाइफ, मान लो एक व्यक्ति है ठीक, इसकी ये बीवी है, लेकिन इसका चक्कर किसी और औरत के साथ भी चल रहा है, तो क्या है भैया, ये अनएथिकल माना जाएगा ना, हाँ, इमोरल माना जाएगा। सेम तरीके से बहुत अगर मान लो कम पैसा दिया जा रहा है, हाँ, तो ये किसी व्यक्ति को, तो एडवांस कंट्रीज़ में इसको भी बहुत गलत माना जाता है। बट डेवलपिंग नेशंस हैं तो वहाँ पे कहते हैं ठीक है यार, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ रहा है, कम से कम लो वेजेस हैं तो क्या हुआ, कुछ तो पैसा मिल रहा है। तो हर जगह पे अलग चीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, सेम तरह से देखिए कि जब लोग मान लो भूखे हैं, मैल नरिश्ड हैं, है ना, तो सरकार जो है तब अच्छी होगी जब वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेगी ताकि क्रॉप जो है और ज़्यादा पैदा हो सके। लेकिन अभी देखियो, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ, क्रॉप ज़्यादा पैदा हुआ, लोगों की भूख तो मिटी, मगर इससे वाटर पोल्यूशन भी तो हुआ। इससे क्या हुआ, ये एथिकल प्रैक्टिस में आ रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि भैया देखो, चाहे वाटर पोल्यूशन होना अलग की बात, लेकिन लोगों की भूख तो मिट रही है। बट यहाँ पे देखो, है ना, जो थ्योरी है ऐसे चीज़ों के पीछे कि भाई क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है, ये एब्सोल्यूटिज्म है। मतलब जब अभी देखो ये दिक्कत तो सारी आपको दिख रही है ना, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो नुकसान हो ही रहा है, एक का अच्छा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये जो थ्योरी है, मैंने बताया, ये 3 प्रॉब्लमेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का ये मानना है कि पहली चीज़ कि यहाँ पे एक सिंगल लिस्ट ऑफ ट्रुथ होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि दैट दीज कैन बी एक्सप्रेस ओनली वन सेट ऑफ कॉन्सेप्ट। अब इनको आप कैसे ही बता सकते हो, है ना, एक चीज़ का एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट ही हो। और तीसरा, दे कॉल फॉर एग्जैक्टली द सेम बिहेवियर अराउंड द वर्ल्ड, कि भैया सेम जो भी एक जगह पे बिहेवियर हो रहा है, पूरे विश्व में सेम ही बिहेवियर उस पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम का होना चाहिए। लेकिन ये जो बातें कही गई हैं, ये क्लैश भी तो करती हैं इस बात से कि अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं उनको भी तो रिस्पेक्ट करना है हमको, है ना। अब एक ही चीज़ हो सकता है, एक में सही हो, एक में गलत हो। हाँ, कुछ कल्चर में लॉयल्टी अपनी कम्युनिटी के प्रति, जैसे फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, इन सब के प्रति लॉयल्टी एथिकल बिहेवियर माना जाता है। लेकिन जैसे जापानीज़ हैं फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि बिजनेस एथिक्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी देखते हैं, अपनी कंपनी को लेके कितना लॉयल है, बिजनेस नेटवर्क को लेके, अपने देश को लेके। अच्छा, अमेरिकन्स ले लो फॉर एग्जांपल, अमेरिकन्स बिजनेस एथिक्स को कहते हैं इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी, आज़ादी हो। यूएस ट्रेडिशन ऑफ राइट्स इस बात पे एम्फेसाइज करता है कि इक्वालिटी हो, सबके साथ फेयरनेस हो, इंडिविजुअल फ्रीडम हो। वही जगह अपने इंडिया में आ जाइए, इंडिया में जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो कहती है कि सिर्फ कर्म ही ऐसा नहीं है कि एक इंसान को सर्वोपरि समझ पाए,
बट अ मीन्स टू फुलफिल फैमिली एंड कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब जो भी वर्क कर रहा है व्यक्ति, वो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि ये इसीलिए कर रहा है कि ऐसा कि जो है ताकि अपनी फैमिली चला सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके। तो जो ये काम है वो एक सिर्फ तरीका है चीज़ों को आगे चीज़ों को करने का। तो ये सब अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग चीज़ें देखी जा रही हैं। तो अब ये काफ़ी मुश्किल हो गया ना कि भैया कैसे हम पता लगे कि जो है क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। तो दैट ट्रूथ लाइज ऑन वन साइड और द अदर, किधर है ट्रूथ, इधर है उधर है, बट एन एब्सोल्यूटिज्म वुड हैव अस सेलेक्ट जस्ट वन, हमें तो एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा, अलग अलग सोसाइटी में तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो राइट है उस चीज़ को अगर हम देखें, है ना, तो द नोशन ऑफ अ राइट इन्वॉल्व विद द राइज ऑफ डेमोक्रेसी इन पोस्ट रेनेसां यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, बट टर्म इज़ नॉट फाउंड इन कन्फ्यूशियन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब जो सारे के सारे अभी हम लोग राइट्स की बात करते हैं ना, ये है ह्यूमन राइट्स, ये है वो है, तो यहाँ पे देखिए कि डेमोक्रेसी आई, ये आया वो आया, उसमें हमने इन सब चीज़ों की बात करी, लेकिन पहले ये नहीं था इंसान के हकों की इसकी उसकी। अच्छा, कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल की लिस्ट भी है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें बहुत सारे कल्चर को, रिलीजियस ट्रेडिशंस को लाता है ये। और फिलोसफर माइकल वॉल्जर जैसा उन्होंने समझा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी, देयर इज़ नो एस्पेरांटो ऑफ ग्लोबल एथिक्स। इतना समझ लो कि भैया अगर तुम सोचो कि हम ग्लोबली कोई जो ऐसा कुछ बना लें जो हम पूरे विश्व के अंदर एक ही जो है चीज़ को चला लें और उसको हम माने कि यही ग्लोबल स्टैंडर्ड है, यही पूरा विश्व मान ले, तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब इस बात को समझो, एस्पेरांडो का मतलब क्या होता है। एस्पेरांडो का मतलब होता है सिंपली कि एक आर्टिफिशियल ये लैंग्वेज है दैट वाज इन्वेंटेड इन 1887 टू सर्व एज अ मीन्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो इसको इससे रिलेट करा गया है कि देयर इज़ नो एस्पेरांटो ऑफ ग्लोबल एथिक्स। ऐसा ना समझो कि ऐसी कोई ऐसी भाषा नहीं है जो पूरे विश्व के अंदर सेम जो है एथिकल टर्म में इसको लिया गया है कि जो है पूरे विश्व के अंदर वो सेम आप डील कर लो, हर जगह पे अपना अलग अलग सीन है। तो अब बात क्या आता है कि बैलेंसिंग द एक्सट्रीम्स। अब कोई चीज़ भी हम देखते हैं तो दो तरह से देखते हैं, जैसे मानो कि आप सामान लेने जाते हो, आपने कहा 50 रुपये का, उसने कहा 70 रुपये का, आपने कहा चलो यार जिद ना करो, ना तुम्हारी ना मेरी, 60 रुपये में ले लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या करा, हमने, आप उधर जा रहे थे, ये इधर जा रहा था, किसी तरीके से इसका बीच का रास्ता निकाला। तो अब समझो, तो क्या बात क्या है कि कुछ कह रहे हैं कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ कह रहे हैं कुछ चीज़ें गलत हैं। रिलेटिव्स के लिए कुछ ऐसा, कुछ पवित्रता, सैक्रेड चीज़ कोई नहीं है ना, और कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन एब्सोल्यूट्स के लिए बहुत सारी चीज़ जो होती हैं वो जो गलत, जो अलग है वो गलत है। तो कोई भी अगर देखें तो वो भी मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग में नहीं आ पा रहा है, सबकी अपनी सोच है। और इसका जवाब यही आपको दिखेगा कि कहीं मतलब ना इनकी किसी सोच में आपको सही जवाब पाएंगे आप जीवन का, ना इनकी किसी सोच में पाएंगे। जो जवाब आपको मिलेगा वो इन दोनों के कहीं बीच में मिलेगा। जब एथिकल बिहेवियर की बात करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ये बहुत सही कहते होंगे, ये सही कहते होंगे, तो इन दोनों की किसी बात पे बीच में कहीं एक रास्ता निकलेगा जो हम चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब एथिकल बिहेवियर कंपनी के अंदर डाला जाता है तो वो 3 प्रिंसिपल्स पे देखा जाता है। पहला ये कि कोर ह्यूमन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करिए जो एब्सोल्यूट मॉरल थ्रेशोल्ड को रखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। समझे कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी। दूसरा ये कि लोकल ट्रेडिशंस जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इज्जत दीजिए। और तीसरा ये है कि ये बिलीव कि कॉन्टेक्स्ट मैटर्स व्हेन डिसाइडिंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो हमने अपने मन से यहाँ बीच से नहीं, हमने किस बात को लेके देख रहे हैं हम कि ये सही है गलत है, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट को बहुत ज़रूरी रखा जाएगा, तब हम डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो रिस्पेक्ट करना डिफरेंसेस को,
क्रूशियल एथिक्सकल प्रैक्टिस के लिए यही एक अच्छे प्रिंसिपल होता है सेकुलरिज्म का भी, क्योंकि जब भाई हमारे देश जैसे सेकुलर है तो मल्टी रिलीजन है, तो मल्टी एथिकल इंडिया है, तो अब यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर अप्रोच को लेके नहीं चल सकते ना, सबको आपको लेके चलना, अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग कल्चर को, उनके व्यूज़ को, उनके ओपिनियंस को, सबको लेके चलना है। तो तभी एक तरीका निकलेगा जब आप कहीं बीच का रास्ता निकालोगे, ना कि किसी एक तरफ जाओगे। लोग भी लोकल ट्रेडिशन को अब इज्जत करें विद कल्चरल रिलेटिज्म। अब देखो ये क्या है, अब देखो पीपल ऑफन इक्वेट रिस्पेक्ट फॉर लोकल ट्रेडिशंस विद कल्चरल रिलेटिविज्म, दैट इज इनकरेक्ट। सम प्रैक्टिसेस आर क्लियरली रॉन्ग। और यूनियन कार्बाइड ट्रैजिक एक्सपीरियंस इन भोपाल इंडिया प्रोवाइड वन एग्जाम्पल। अब एक चीज़ सिंपल से आप ये समझिएगा, आपने देखा होगा जैसे आप जिस कल्चर में रहते हो, हाँ, उसको फॉलो करते हो, तो होता क्या है कि सामने वाला अगर वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है, तो आप इसको करते हो गलत है, आप कहते हो जो हम कर रहे हैं वो सही है। नहीं, ये चीज़ जो है वो इनकरेक्ट है। अगर आप जो फॉलो कर रहे हो अपने समाज के साथ में, सिर्फ आप उसी को करेक्ट नहीं कह सकते, सामने वाला का कल्चर भी कहीं ना कहीं सही है, तो आप अपने आप को सुप्रीम नहीं समझ सकते हो, इस बात को याद रखिएगा। और कंपनी के एग्जीक्यूटिव सीरियसली, अब देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि यूनियन कार्बाइड जो एक्सपीरियंस हुआ था भोपाल के अंदर, देखो कितने लोग मर गए थे। तो एक एग्जाम्पल के तौर से कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने सीरियसली अंडर एस्टिमेट करा था कि कितना ऑन साइड मैनेजमेंट इन्वॉल्व की ज़रूरत है इस भोपाल प्लांट में। अगर आपने इसकी पूरी चीज़ समझी होगी तो एक दो बार ये खबरें आई थी, है ना, वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज़ में कमी थी, लेकिन उन सबको इग्नोर कर दिया गया। उन सबको इतनी तवज्जो नहीं दी गई। और जब इतनी भयानक गैस लीक हुई तो देखिए साफ साफ हमने समझा कंपनीज यूज़ कर रही थी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का डेवलपिंग कंट्री में, वो मस्ट इवैल्यूएट करें कि कंट्री की एबिलिटी क्या है ना, इसका सेफ यूज़ होना चाहिए। पहले तो मालूम है जब यहाँ से गैस लीक हुई थी तो मैं आपको बताऊँ, कंपनी ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, सब सेफ है मामला। इतना लंबी स्टोरी है, इसको तो अलग ही लेके चले जाएंगे। लेकिन एक बात है, तो कुछ एक्टिविटीज़ गलत होती हैं, चाहे वो जितनी भी कहीं पे भी हो रही हों, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो अनएथिकल होती हैं एक जगह पे, बट दूसरी जगह पे उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल केमिकल EDB एक सॉयल फंगिसाइड है, इसे बैन करा गया है कि इसे यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन हॉट क्लाइमेट में, है ना, हालांकि ये क्विकली हार्मलेस हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये सूरज की गर्मी के अंदर आता है, हाई सॉइल टेम्परेचर में आता है, ये हार्मलेस हो जाता है, तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप केमिकल को मॉनिटर करो, ध्यान रखो, तो कंपनीज यूज़ कर लेती हैं EDBs को एथिकली और ज़्यादा, मतलब विश्व के और हिस्सों में, लेकिन US के अंदर ये बैन है। तो जगह डिपेंड करती है कि कहाँ क्या चीज़ तुम यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ समझे। अब बात क्या है कि अब जीवन में कैसे आप मेजर करोगे चीज़ों को, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ। तो भैया यहाँ पे बात क्या है कि अब आप खुद खड़े हो, अब इसको गौर समझिएगा, बहुत डीप बात है ये। आप खुद खड़े हो, क्या आप खुश हो अपने करियर से, है ना? क्या आपका जो रिलेशनशिप है या आपकी जो फैमिली के साथ आपका रिश्ता है वो आपको खुशी दे रहा है? हाँ, किस तरह से मैं अपना जीवन जीऊँ, जो सच्चाई की राह पे चलूँ, ये सब सवाल आपके अंदर उठेंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये मेरे लिए भी है और ये बहुत सारे लोगों के लिए होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ना भी हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो पैसा होता है ना, मनी बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं होता, पावरफुल मोटिवेटर सबसे बड़ा नहीं होता, समझे? मतलब आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान पैसे की वजह से चीज़ें नहीं कर रहा होता, है ना, इट्स, हाँ, अपॉर्चुनिटी टू लर्न सही है ना, कि भैया हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाने, कंट्रीब्यूट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। कि कभी कभी इंसान को पैसा मिल रहा होता है लेकिन वो इंसान अपनी चीज़ों में खुश नहीं होता, कि वो कुछ ज़्यादा प्रदान नहीं दे पा रहा है ना। इसलिए इस टाइम पे मैनेजमेंट अगर बढ़िया से होगा तो ये बढ़िया तरह से काम होगा, हाँ। और नो अदर्स ऑफर्स एज मैनी वेज टू हेल्प पीपल फाइंड दोज अपॉर्चुनिटीज। इट इजंट अबाउट बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टिंग एंड एज मैनी थिंग। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सब कंपनी के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ होती है, बाय, सेल, इन्वेस्ट, सिर्फ, लेकिन नहीं, पैसे ही सब कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इज्जत, सम्मान दो,
उनको रिकग्नाइज कराओ, वो चाहे कि अपने कर्मों से बढ़िया अपने आप को ऊपर उठा के ले चले, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। और जो मेन रिसोर्स एलोकेशन के लिए प्रिंसिपल ये है कि उससे क्या होगा कि लोगों की मदद होगी हैप्पीनेस पाने में। इफ़ नॉट मैनेज्ड मास्टरफुली व्हाट इमर्जेस फ्रॉम अ फर्म रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टू फॉलो। इसको सीधा सीधा समझो कि हमने कहा हम पैसा तुमको दे ही रहे हैं ना, तुम्हें बाकी क्या मतलब है, लेकिन अगर वो मेंटली फिजिकली नहीं सही है तो बेकार है ना उसका एम्प्लॉय। तो चलो ये सारी बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, है ना, इन सब चीज़ छोड़ दीजिए। अब दिस इज अ पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स एंड इन नो वे डू आई रिस्पेक्ट एनी वन other than myself to follow it. It is very important distinction because most policies are held by a community, whether it is secular laws or religious morals. As Lao Tzu said, losing the way of life, men rely on goodness, losing goodness they rely on laws. तो इस तरीके से समझो हर चीज़ समाज में अच्छी हो कि एक नहीं रास्ता है, दूसरा रास्ता है, दूसरा नहीं है, तीसरा है। व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है अपने जीवन को गुजारा करने के लिए, अपनी खुशियों को पाने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है साथियों पर्सनल एथिकल पॉलिसी का। यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकेंड, ये इस वाले में दिया गया है आई थिंक, नहीं तो ये पीपीटी में होता। पर्सनल एथिकल पॉलिसी क्या है भाई? पर्सनल एथिकल पॉलिसी आओ समझाती हूँ। देखो भैया, यहाँ पे आइडियल पर्सनल एथिकल पॉलिसी क्या है ना, जो इंसान एक अपनी ज़िंदगी में अगर अडॉप्ट करेगा तो वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकता है। अब गौर से समझते चलिएगा, एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहला तो ये हो गया, टू नॉट पर्पसली कॉज हार्म टू एनी अदर ह्यूमन बीइंग। समझे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी चीज़ें अपनी जगह है ना, एक इंसान फालतू में लड़ाई ना कहे किसी व्यक्ति को ये कह के कि एन आई, मतलब समझो कि तुमने मेरे साथ गलत करा तो हम भी तुम्हारे साथ गलत करेंगे। कहते नहीं है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब कि अगर उसने तुम्हारी एक आंख निकाली, तुम भी उसकी एक आंख निकाल लोगे, फिर इसने तुम्हारी एक आंख निकाली, फिर तुम उसकी दूसरी आंख निकाल लोगे। अगर इस तरीके से जीवन पूरे विश्व में चलाओगे तो पूरा विश्व अंधा ही हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप इश्यूज़ को सॉल्व करो अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज, अपने कम्युनिकेशन से, अपनी बातचीत से, प्यार से, समझ रहे हो, भाईचारे से। तो एक इंसान जो है वो आज़ादी से जिएगा, अपने भी आइडियल्स को प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, अगर वो सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो। तो पहला क्या हो गया? पहला हमने ये देखा कि टू नॉट पर्पसली कॉज हार्म टू एनी अदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दूसरा आता है टू प्रमोट एंड डिमॉन्स्ट्रेट माई आइडियल्स थ्रू माई एक्शन, नॉट थ्रू इन्फोर्सिंग देम ऑन अदर्स। सीधी बात है कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद है, अगर हम चाहते हैं कि यार ये चीज़ हमारी अच्छी है, जैसे मानो कि कोई भी रिलीजन हो, सपोज को रिलीजन का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी धर्म हो, रिलीजन हो, वो प्यार पे, भाईचारे पे, इन सब पे बेस्ड है ना। तो जो है बल्कि बाइबल खुद भी पॉइंट आउट करती है हिपोक्रेसी लोगों के अंदर, कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कि कुछ लोग कैसे होते हैं, कहते हैं कि भैया जो मेरा रिलीजन है वो बेस्ट है, तुम उसको मानो, तुम उसको फॉलो करो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी पे, रिलीजन क्या, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती सामने वाले व्यक्ति पे नहीं थोपना चाहिए। आपको अपनी चीज़ों को बढ़ावा देना है प्रेम से, सम्मान से, अपने कर्मों से, ना कि किसी के ऊपर थोप के। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि टू रिस्पेक्ट द आइडियाज़, लाइफ स्टाइल्स, रिलीजन एंड आइडियल्स ऑफ अदर। देखो, आप ही सर्वोपरि नहीं है। हो सकता है कुछ आपका ओपिनियन हो और सामने वाले का ओपिनियन अगर आपको लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, वो गलत है। जो रिलीजन मैं फॉलो कर रहा हूँ वही सही है और सामने वाले का कुछ नहीं, तो ये गलत है ना। जो आप जिस चीज़ पे मानते हो वो चीज़ सिर्फ सही है तो ये सामने वाले की नहीं सही है, तो ये गलत बात है। आपको अपने साथ साथ दूसरे का भी सम्मान करना पड़ेगा, उसके जीवन शैली का सम्मान करना पड़ेगा, उसके रिलीजियस आइडियल्स का, सब चीज़ का सम्मान करना पड़ेगा। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात ये कि टू अबाइड बाय द रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज ऑफ कम्युनिटी अराउंड मी एज लॉन्ग एज दे आर नॉट कन्फ्लिक्ट विद माई हायर प्रिंसिपल। सीधी बात है, सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स को,
लॉज को, जो समाज के लॉज हैं, इन सब को कैसे आपको काम करना है, कोड्स ऑफ कंडक्ट है कि एक सोसाइटी में आप रह रहे हो तो इस तरीके से ही भी आप बिहेव करो, कर्म करो अच्छे अच्छे, इन सब को आप मानो, इन सब का आप सम्मान करो। जब तक के लिए आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये सब गलत हैं और आपके हाई मॉरल प्रिंसिपल से ये ज़्यादा ऊपर निकल रहे हैं, तब तक के लिए आप इन सब का सम्मान इज्जत करो, ताकि एक स्वस्थ समाज, एक हेल्थी सोसाइटी आप बना के दे पाओ। और अच्छा ठीक है, उसके बाद 5वीं बात आती है टू बी ऑनेस्ट, है ना, टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी एंड टू डिस्क्लोज माई फीलिंग्स। सीधी सीधी बात है, आप एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोसाइटी के अंदर कि आप बिना लड़े झगड़े, है ना, वो चीज़ें कर सकते हो सच्चाई से, ऑनेस्टी से। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाओगे इस वजह से कि हाँ इससे जो है ज़्यादा हार्म हो जाएगा, गुड से, मतलब देखो आपने कोई चीज़ झूठ बोला या कोई चीज़ स्किप करी या छुपाई, तो आप ये देखिए कि क्या इससे मतलब अच्छाई कम होगी और नुकसान ज़्यादा हो जाएगा क्या। हाँ, तो ऐसा समझो तो एक अलग की बात हो गई है। वन शुड ऑल्सो मेक गुड देयर प्रोमिसेस टू अदर्स एंड मेक श्योर दैट देयर वर्ड्स आर फॉलोड बाय एक्शन। कहते ना कि अगर झूठे वादे मत करो, वादे वो करो जो तुम पूरे कर पाओ। अपने इन्हीं कर्मों से आप जो है, जो आप शब्द बोलो वो कहते हैं कि एक्शंस आर बेटर देन वर्ड्स, तो आप जो भी बोलते हो वो आप करके दिखाओ। तो ये सारी चीज़ हो गई। हाँ, तो अच्छा, अब नेक्स्ट बात क्या होती है, नेक्स्ट बात यह है कि टू रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स एज लॉन्ग एज वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। एक इम्पॉर्टेंट मॉरल वैल्यू ये है कि चोरी नहीं करनी है। मतलब दूसरों से चुराना नहीं है। हम ऐसी जगह पे रहते हैं जिस सोसाइटी में हम चीज़ें शेयर करते हैं और हम पकड़े जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, लेने की इच्छा है ना, हमारे कंजम्पशन की वजह से हम क्या, भाई कंपनी कहती है कि भाई जो है प्रमोट करती हैं कंपनी टू टेक द लाइफ ऑफ अदर्स एंड पुट देम इन स्वेट शॉप टू प्रोड्यूस फॉर अस। हाँ, कि मेरे दूसरे को हमने थोप दिया और हम अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसको समझो कि जो मिल रहा है वो सही है, जो हमारा है वो सही है, इससे शांति बरकरार रहेगी हर जगह पे। और एक इंसान अपनी चीज़ों के साथ साथ दूसरों की चीज़ों को भी इज्जत करे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है सामने वाले के पास कम है, तो आप डोनेट करिए, समाज के लिए काम करिए, ताकि अपने साथ साथ आप समाज को भी सशक्त बनाइए। ठीक। 7वीं बात ये आती है कि टू प्रमोट थ्रू सेल्फ एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, conversation and writing the sciences or understanding the world around me and to use this understanding to the benefit of myself and others through both action and sharing knowledge। सिंपल से मतलब ये हुआ कि इंसान इंसानियत को भी बढ़ावा देगा। कैसे देगा कि जो तुमने समझा है, जाना है, अपने इस ज्ञान का उपयोग करो समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अपना जो तुमने एक्सपीरियंस लिया है जीवन का, जो पढ़ाई करी है, जो कम्युनिकेशन किया है, जो समझा है, जाना है, अपने आत्मसम्मान को जो है बढ़ावा तो दूसरों को प्रेम करके, और इस तरीके से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना है तुम्हें सोसाइटी के अंदर। 8वीं बात ये कि टू गिव प्रॉपर क्रेडिट टू अदर्स। अब देखो होता क्या है कि इंसान सोचता है सारा क्रेडिट हमें मिल जाए, है ना, लेकिन अगर ये व्यक्ति है, इसने कोई आपके साथ मिलके कर्म किया है, बहुत डीप बात है ये, बहुत डीप बात है। हाँ, तो उसको भी तुम क्रेडिट दो कि इसकी मदद ना होती तो ये ना होता। अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो आप उस पूरे टीम को क्रेडिट दोगे, ना कि आप टीम लीडर हो तो सिर्फ अपने आप को। तो इससे बहुत अच्छा रहेगा, इंसान का मनोबल बढ़ेगा और आपको वो बहुत सम्मान इज्जत देगा। 9th बात कि टू ऑनर कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। अब एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, देखिए समझ लिए बात को। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दूसरे की मदद कर रहे हो तो ऐसी जगह पे कुछ ऐसा आएगा जब आपने जो करा वो आपसे कुछ बातें अपनी प्राइवेट शेयर करे, है ना। तो अगर वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता है तो जाके ढोल पीट के दुनिया में गानी नहीं है, अपने तक रखना है ना। कुछ लोग हैं कि भैया तुम्हें क्या दुख है, उसने बताया पूरी दुनिया में गा दिया, लो भैया क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ऐसा है कि
अब ऐसा भी नहीं है कि जो है कि कोई आपसे कहे कि भैया मैं किसी को मारना चाहता हूँ तो आप छुपाए बैठे हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ों में दुख दर्द भावनाओं की सम्मान करें, गा ना दे पूरी दुनिया में, ठीक है। 10वीं बात कि टू प्रमोट हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर माई सेल्फ एंड अदर। देखो सीधी बात है, हर मनुष्य चाहता है कि हम अपनी इस सिचुएशन से एक अच्छी सिचुएशन में जिएं, एक अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। तो हमें भी यही करना है, हमें अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों को भी अच्छा बनाना है, अपलिफ्ट करना है। 11वीं बात कि टू लिव हेल्दी लाइफस्टाइल एंड टू डू थिंग्स दैट विल एड अदर्स इन हेल्दी लिविंग। सीधी बात है, एक अपने आप की केयर करो, है ना। अपने जीवन में बैग टांग के मत चलो कि बस्ता टांगे हो दुख दर्द का, ऐसा नहीं करना है ना। आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छा बढ़ाना है, और अच्छा करने के लिए आप हेल्थ फैसिलिटीज़, ओपन स्पेस, पार्क, हाइकिंग ट्रेल्स, पब्लिक प्लेसेस, ये सब बनवाना है। अगर बनवा रहे हो या वहाँ जा रहे हो, सही खा रहे हो, है ना, इधर उधर हरकतों में नहीं हो, तो आपकी बीमारियाँ और हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और इन चीज़ों को आपको दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट बात ये कहना चाहूँगी कि टू नॉट हैव अदर्स फियर मी, इस बात को याद रखिएगा। 12वीं बात क्या है कि टू नॉट हैव अदर्स फियर मी। देखो डर जो होता है ना, यही नफरत का फिर कारण बनता है। अब डर क्या है? डर हो सकता है सरकार, रिलीजन्स या एक कोई व्यक्ति, ये एक दूसरे पे दबा के रखने के लिए लाएं। हाँ, तो इस बात को याद रखिएगा, अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो मिलजुल के काम कर सकते हो सोसाइटी के लिए, बट अपनी मॉरल वैल्यूज़ को दबा के सिर्फ दूसरे के डर में आके कोई काम आपको नहीं करना है। आपको वही काम करना है जिससे समाज ऊपर उठे, ना कि आप डर के रहो, ठीक है। तो अब हमने आपको पर्सनल एथिकल की कुछ बातें बताई। तो एक सवाल अब ये बहुत प्यारा उठता है, वो ये उठता है साथियों कि किस तरीके से जो पर्सनल एथिक्स है वो प्रोड्यूस करती है एक अच्छा, एक अफेक्टिव लीडर को। आओ समझाती हूँ मैं कैसे। देखो लीडरशिप जो होता है ना, वो ऐसा रिलेशनशिप है जो लोगों के बीच में है ना। आप लीडर हो, आप किससे संबंध बढ़िया बना के चलोगे, अगर सब कुछ काम करवा लोगे तो आपकी लीडरशिप बढ़िया है ना। दूसरे को इन्फ्लुएंस बढ़िया कर दोगे अच्छे तरीके से, तो एक अच्छा इनकी किताब में एथिक्स एंड लीडरशिप एक किताब है विलियम हिट की, उसमें इन्होंने 3 ज़रूरतों को रखा है कि लीडर्स के अंदर अगर ये 3 चीज़ें हैं तो एक बढ़िया कर्म वो करवा सकते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली कि अचीव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स, पहले ये समझो, एथिक्स को समझो। दूसरा, सर्व एज अ रोल मॉडल इन मेकिंग एथिकल डिसीजन, एक रोल मॉडल के तौर पे आप अपने आप को दिखाओ, है ना, एथिकल डिसीजंस को लेने में। और तीसरा कि डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रमोटिंग एथिकल कंडक्ट और पार्ट ऑफ हिज और हर स्टाफ, है ना, कि ऐसा कुछ आप लेकर आओ कि हमें इस तरीके से काम करना है जिससे एथिकल कंडक्ट बढ़े ना, एथिकल तरीके से कर्म हो स्टाफ के बीच में। तो एथिक्स और इफेक्टिव लीडरशिप ये बढ़िया चीज़ बन सकती हैं अगर कुछ बढ़िया काम करना है। अच्छी लीडरशिप कैसे होती है? अच्छी लीडरशिप एक अच्छे एथिकल बिहेवियर से होती है। अच्छी एथिक्स से क्या होता है कि समाज के अंदर जो भी ज़रूरी इफेक्टिव लीडरशिप है उसको बढ़ावा मिलता है, और जो फॉलो करते हैं चीज़ों को वो लीडर की कही बात भी मानते हैं, चीज़ों को भी समझते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं, ठीक है। जब इसमें तो एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया ने चूज़ किया था जवाहरलाल नेहरू को अपने प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि वहाँ पर लोगों को भरोसा था उनके आइडियाज़ पर, उनकी विजन पे कि ये आज़ादी के बाद हमको लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लीडर जो है जिसमें एथिक्स की समझ होती है, ठीक है, और इतिहास जो है एथिकल डिसीजन मेकिंग का रहता है, डेवलप कर सकता है, प्लान्स ऑफ एक्शन को बढ़िया से ले सकता है, उसके अंदर एम्पैथी होती है, दूसरों को समझ सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को उसके फॉलोवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, सम्मान करते हैं, उसका कहना सुनते हैं, ठीक है। एथिक्स आप समझते हो तो आप बढ़िया मोटिवेट कर सकते हो दूसरों को, बढ़िया प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हो, है ना। तो ये सारी बातें हैं बढ़िया जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब एक यहाँ पे चीज़ और आती है, एथिक्स जब हम प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में देखते हैं, ठीक है। एथिक्स थोड़ा सा गंदा संदा मेरी राइटिंग हो जाती है, वो भी रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो पेन टैप है ना वो मज़े का नहीं है। खैर, एथिक्स इन
प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। देखो, हर एक व्यक्ति, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास कुछ पर्सनल और एक पब्लिक रिलेशनशिप होते हैं जो डिपेंड करता है उसके आगे आने वाली चीज़ों पे या चीज़ों पे कि वो अच्छे बनाता है, ख़राब बनाता है ना, यही रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमें प्यार की ज़रूरत है, दोस्ती की ज़रूरत है, खुशियों की ज़रूरत है, आज़ादी की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अपने लिए तो चाहते ही हैं बट दूसरे के लिए भी चाहते हैं, है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या करना है लोगों के लिए। वो उतना नहीं सोचते कि हम लोगों के बारे में कैसे करें, उनको कैसे अपने साथ लेके चलें, है ना। तो अपने आप को सोचते हैं चीज़ें, लेकिन जब उनको डर क्या होता है कि कहीं मेरी ज़िंदगी ना ख़त्म हो जाए, है ना, कहीं जो है हमसे कोई कुछ चुरा ना ले, कहीं कोई झूठ ना बोल दे, कहीं हमें धोखा न दे दे, है ना, या हम जेल ना चले जाएं, तो व्यक्ति अपने आप को लेके बहुत चीज़ें सोचता है। अब यहाँ पे चीज़ें समझो, एक हो गया उसका पर्सनल रिलेशनशिप और एक हो गया उसका पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है, ये बीच में हो गया इंसान। हाँ, अब पर्सनल रिलेशनशिप में कौन कौन आता है, लाइफ पार्टनर आता है, उसके बच्चे आते हैं, उसके माँ बाप आते हैं, उसके दोस्त आते हैं, उसकी और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आते हैं। वही जगह पब्लिक रिलेशनशिप में उसका जो समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ, उसके वर्क प्लेस जहाँ वो काम करता है, प्लेसेस जहाँ वो जाता है जैसे कि मॉल्स, पार्क्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब आता है। तो दो तरह के रिलेशनशिप हो गए। तो अब इन दोनों को हम समझते हैं, उसके पर्सनल रिलेशनशिप को पहले समझते हैं। देखो, जो रिश्ता माँ बाप के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बच्चों वगैरह के साथ होता है उसे हम प्राइवेट रिलेशनशिप कहते हैं। और ये रिलेशनशिप कुछ सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है जिन्हें हम कहते हैं एज एथिक्स इन दी प्राइवेट रिलेशनशिप, ठीक है। अब समझो वो क्या चीज़ें हैं जो इसको जो है वो गवर्न करती हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ केयर और अफेक्शन। सबसे पहले इंसान जो होता है वो एक इमोशनली अटैच होता है, वो प्रेम करता है, जैसे कि माँ का प्रेम अपने बच्चों के प्रति। दूसरा, रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी। परिवार में या ऐसी जो प्राइवेट आपके रिलेशनशिप हैं, पर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, उनकी इज्जत करते हो, उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। तीसरा, फिडिलिटी। देखिए, फिडिलिटी एड्रेस करती है एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक इंसान अपने परिवार के प्रति लॉयल रहे और सच्चा रहे अपने रिश्तों में। इसके अंदर क्या है कि जो वादा किया वो पूरा निभाना है, जो भी कमिटमेंट की वो करनी है, झूठ नहीं बोलना। एग्जाम्पल, एक इंसान अपनी पत्नी को लेके, अपने दोस्तों को लेके लॉयल है और लॉयल्टी अगर नहीं है तो इससे क्या होगा कि भाईचारा ख़त्म हो जाएगा, प्रेम नहीं रह जाएगा, कभी कभी तो रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं। चौथी बात, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब देखो, सीक्रेसी और प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो पर्सनली आपने अपनी बीवी के साथ या किसी के साथ लड़ाई करी तो आप कम से कम लोगों को ये गाओ नहीं, है ना। प्यार है, प्रेम है, सब है, कोई इंसान को अगर तुम पर्सनल बातें गाने बैठ जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट आता है ट्रूथफुलनेस, सच्चे रहो। उसके अलावा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइवेट रिलेशनशिप में अपनी कुछ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अपने बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी इज्जत करनी है, बच्चे नौजवान हैं उनके लिए क्या करना है, अपनी पत्नी के लिए क्या करना है, पेरेंट्स क्या अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, या बच्चों का क्या कर्तव्य है पेरेंट्स के लिए, ये सारी चीज़ें। फिर अकाउंटेबिलिटी एक बात आती है। देखिए, अकाउंटेबल आप होगे अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाओगे तो आप उसके जिम्मेदार होगे, आपकी जवाबदेही होगी, ठीक है। उसके बाद आता है गिविंग एंड रिसीविंग। प्राइवेट रिलेशनशिप जो होता है ना, सिर्फ इतना नहीं होता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति कुछ कर रहा है, दोनों साइड से होता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हो तो बच्चे भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें, केयर करें जब आप बूढ़े हो जाओ तो। उसके बाद बिलोंगिंग एंड टुगेदरनेस। मतलब प्राइवेट रिलेशनशिप जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक कल्चर इस पे बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग एंड टुगेदर, एक साथ रहना है, प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन के साथ। उसके बाद फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। मान लो कुछ हो जाए, है ना, तो माफ़ करना भी सीखो। हाँ, उसके अलावा प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म। कोई दिक्कतों से अपने परिवार को, बच्चों को, सबको, प्राइवेट सारे रिश्तों को बचा के चलो। और एक आता है टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ माइनर इम्परफेक्शन। देखिए, कोई इतना परफेक्ट नहीं होता। अगर छोटी मोटी कमियां किसी में हैं तो उसे भुला देनी चाहिए, आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब जो है क्या होता है, भाई बहनों में हमें नहीं पसंद है कि हमारा कोई सामान छुए, लेकिन भाई बहन की आदत है छू रही है तो आप छोड़ो ना यार, भाई बहन की बात है
समझ गए बात को क्या मैंने कहा? तो प्रायोरिटी जो आती है इसमें वो जो इस तरीके से चलती है, देखिएगा समझिएगा। एक बहुत प्यारा चार्ट यहाँ इन्होंने बनाया है, मतलब मैं आपको चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ। ये आ गया स्पाउस, ये आ गए बच्चे, ये आ गए पेरेंट्स खुद के, और साथ में पेरेंट्स आपकी पत्नी या पति के, फिर आपके सिबलिंग्स ऑफ स्पाउस, ठीक है भाई, जो आपकी पति या पत्नी है उसके जो भाई बहन हो गए, फिर आपके दोस्त, फिर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, फिर आपकी जो सोसाइटी है वो, फिर आपका जो नेशन है, जो देश है आपका वो, और फिर रिलीजन। तो प्रायोरिटी जो चले वो ऐसे चले, यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक पहुँचे। ये लो प्रायोरिटी के लोग, ये हाई प्रायोरिटी के लोग। इस तरीके से आप प्राइवेट ऑर्डर जो होता है प्राइवेट रिलेशनशिप का मैरिड पर्सन की, शादीशुदा व्यक्ति के लिए, वो इस तरीके से होता है। अब जो एथिक्स पब्लिक रिलेशनशिप में, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा तो बहुत कुछ था मैं करा दूंगी, बट ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है, तो नेक्स्ट में मैं कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। व्हाट्सएप से लेके सारे चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए, फ़ायदे में ही रहेंगे। इसके अलावा जो है ज्वाइन बटन को आप प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके बहुत सारी पर्क्स को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।